आजकल टेक की दुनिया में सबसे बड़ी चर्चा एआई की है ना? लेकिन अब एक और चीज़ है जो इससे भी आगे की बात कर रही है, और वो है स्पेस में एआई। हाँ, सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये हकीकत बनने की राह पर है। और देखिए, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। जब जेफ बेजोस जैसा कोई बड़ा नाम ये कहता है, तो साफ हो जाता है कि ये एक बहुत ही गंभीर योजना है। एक ऐसी योजना जिस पर अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं। और बात सिर्फ एक इंसान की नहीं है। स्पेसएक्स, गूगल और अमेज़न जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इस सपने को सच करने में लगी हुई हैं। सैम ऑल्टमैन तो एक रॉकेट कंपनी खरीदने की फिराक में है, और गूगल ने तो 2027 तक अपने टीपीयू चिप्स स्पेस में भेजने का प्लान भी बना लिया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब लोग स्पेस की तरफ क्यों देख रहे हैं? जवाब असल में यहीं धरती पर ही छिपा है। एआई की जो जबरदस्त ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से हमारे ग्रह के रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। देखिए, धरती पर एआई को आगे बढ़ाने के रास्ते में तीन बहुत बड़ी दीवारें खड़ी हो गए हैं: एनर्जी, पानी और जमीन। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत है बिजली। मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट बताती है कि एआई डेटा सेंटर्स को जितनी बिजली चाहिए, उसमें 20% तक की कमी आ सकती है। मतलब ये डेटा सेंटर्स इतने ज्यादा पावर के भूखे हैं कि इन्हें चलाने के लिए अलग से पावर प्लांट लगाने की नौबत आ सकती है। दूसरी बड़ी समस्या है पानी। ये तो और भी चौंकाने वाली बात है। एनवीडिया के जो लेटेस्ट जीपीयूज हैं, उन्हें ठंडा रखने के लिए एक बड़ा डेटा सेंटर हर रोज लगभग 40 लाख गैलन पानी पी जाता है। एरिज़ोना जैसी सूखी जगहों पर तो इससे पानी की भारी किल्लत होने लगी है। और आखिर में लोगों का गुस्सा। सीधी सी बात है, कोई नहीं चाहता कि उनके घर के बगल में एक विशाल शोर मचाने वाला डेटा सेंटर बन जाए। इनके कूलिंग सिस्टम का शोर, घटती हवा की क्वालिटी और ऊपर से बढ़ते बिजली के बिल, इन सब वजहों से स्थानीय लोग अब इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो अगर धरती पर यह सब मुमकिन नहीं हो पा रहा, तो ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां कहां जाएं? जवाब है ऊपर, सितारों की ओर। स्पेस इन सभी मुश्किलों का एक बहुत ही शानदार और फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन हो सकता है। इस आइडिया को कहते हैं ऑर्बिटल क्लाउड कंप्यूटिंग। जरा सोचकर देखिए, डेटा सेंटर्स का एक पूरा नेटवर्क जो धरती के चक्कर काट रहा है, उसे सूरज से लगातार एनर्जी मिल रही है और वो स्पेस की ठंडक में ही खुद को कूल भी कर रहा है। अब इस स्लाइड पर जो तुलना है वो वाकई दिलचस्प है। धरती पर हम पावर ग्रिड और पानी पर निर्भर हैं, लेकिन स्पेस में 2400 घंटे सोलर एनर्जी है और कूलिंग का तो कोई झंझट है नहीं। गर्मी को बड़े बड़े पैनल्स के जरिए सीधे स्पेस में छोड़ दिया जाता है। इसे रेडिएटिव कूलिंग कहते हैं, जिससे कूलिंग का खर्च लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन स्पेस कंप्यूटिंग का जो असली गेम चेंजर है, वो है स्पीड। हम सब जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत तेज होते हैं ना, पर स्पेस के वैक्यूम के सामने वो कुछ भी नहीं है। वहां लाइट अपनी असली रफ्तार से चलती है, जो फाइबर ऑप्टिक केबल के मुकाबले लगभग 47% तेज है। हाई स्पीड ट्रेडिंग या रियल टाइम एआई जैसी चीजों के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन इससे पहले कि हम सपनों में खो जाएं, हकीकत को भी देखना जरूरी है। स्पेस डेटा सेंटर का आइडिया जितना शानदार है, इसे हकीकत बनाना उतना ही मुश्किल। स्पेस एक बहुत ही कठोर और खतरनाक जगह है। तो तीन सबसे बड़ी मुश्किलें हैं: मेंटेनेंस, रेडिएशन और स्पेस का कचरा। ये असली इंजीनियरिंग की समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मेंटेनेंस। सोचिए, धरती पर अगर कोई सर्वर खराब हो जाए तो एक टेक्नीशियन जाकर उसे ठीक कर सकता है, पर स्पेस में अगर कोई हार्डवेयर फेल हो गया तो वो लाखों डॉलर का सैटेलाइट बस तैरता हुआ कबाड़ बनकर रह जाता है। यानी हार्डवेयर की कीमत बहुत तेजी से जीरो हो जाती है। और फिर है स्पेस के मलबे का खतरा। अगर दो सैटेलाइट्स टकरा जाएं, तो उनके हजारों टुकड़े हो जाते हैं, जो फिर दूसरे सैटेलाइट से टकराते हैं। इस विनाशकारी चेन रिएक्शन को केस्लर सिंड्रोम कहते हैं, और ये पूरे के पूरे ऑर्बिट को बर्बाद कर सकता है। ये स्पेस डेटा सेंटर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इतनी सारी मुश्किलों के बाद क्या ये सब सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा? शायद नहीं। एक चीज है जो इस पूरे खेल को बदल सकती है, और वो है स्पेसएक्स का स्टारशिप। चलिए इस स्लाइड को देखते हैं कि ये कैसे सब कुछ बदल सकता है। स्टारशिप जैसे पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स के आने से स्पेस में सामान भेजने की लागत $1500 प्रति किलोग्राम से गिरकर सिर्फ $100 पर आ सकती है। ये इतनी बड़ी गिरावट है कि हो सकता है एक दिन स्पेस में डेटा सेंटर बनाना धरती से भी सस्ता पड़ जाए। और यहीं से इसका रणनीतिक पहलू सामने आता है।
जो भी कंपनी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में कामयाब हो गई, वो सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाएगी, वो एक ऐसी मोनोपोली बनाएगी जिसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन होगा। कुछ एक्सपर्ट्स इसे कन्वर्जेंस कहते हैं। मतलब ये माना जा रहा है कि एलन मस्क अपनी सभी कंपनियों को जोड़कर एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं जिसे कोई तोड़ न सके। सोच कर देखिए, स्पेसएक्स रॉकेट लॉन्च करेगा, स्टारलिंक कंप्यूटिंग सैटेलाइट्स का नेटवर्क बनेगा और टेस्ला और XAI को उन डेटा सेंटर्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा जो उनकी ह्यूमनॉइड रोबोट्स और AI मॉडल्स को अजेय बना देगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर यही भविष्य है तो आम लोग इस क्रांति का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? देखिए, स्पेसएक्स तो अभी पब्लिक कंपनी नहीं है, तो कुछ दूसरे रास्ते देखने होंगे। एक है रॉकेट लैब, जो लॉन्च करने वाली अकेली दूसरी बड़ी कंपनी है। फिर है इकोस्टार, जिसके पास स्पेसएक्स में अच्छी खासी हिस्सेदारी है। और हाँ, गूगल, जो खुद स्पेसएक्स का बड़ा शेयर होल्डर है और अपने AI चिप्स को स्पेस में भेजने की तैयारी में है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या हम कंप्यूटिंग की दुनिया के अगले बड़े कदम को देख रहे हैं? एक ऐसा कदम जो AI को एक नए लेवल पर ले जाएगा, या फिर ये AI बबल को जिंदा रखने की एक और बड़ी कोशिश है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।